बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसमें हम लोग 3 स्टेप्स के बारे में बात कर रहे थे। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन और या ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इनको 2 पार्ट्स में समझाऊंगी, जिसमें मेरा कल जो वीडियो था वो था अल्ट्राफिल्ट्रेशन पे। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई डाउटफुल क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं है अभी तक कोई कमेंट सेक्शन में। तो भी आपको कोई डाउट है जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो अभी तक, और ये वीडियो आज जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा लास्ट वीडियो है, वो पहले देख लीजिए, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं आज सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन के बारे में, चयनात्मक पुनर्अवशोषण के बारे में। अब चयनात्मक पुनर्अवशोषण है वो बहुत ईजी है। ये जो दोनों टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्योंकि मैंने आपको जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर समझाई थी, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के साथ साथ में मैं सारी चीजें आपको साथ में बताते हुए चली थी, जिसमें आप लोगों ने कुछ चीजें हैं वो नोट भी की होगी, डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था। तो ये सारी चीजें हैं उसी से रिलेट, बस इनकी थ्योरी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसके कारण ये क्वेश्चन पैटर्न में भी चेंज हो जाता है। हम बात करते हैं कि सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि रीऑब्जर्व हो रहा है, तो रीऑब्जर्व होने के लिए जो झिल्ली है, उस झिल्ली से जो भी आयंस है या जो भी मटेरियल है या जो भी पदार्थ है वो क्या कर रहे हैं, झिल्ली को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब झिल्ली को क्रॉस करते टाइम हम लोगों ने देखा था कि जैसे कोशिका झिल्ली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो कोशिका झिल्ली में आप लोगों ने देखा था कि 2 प्रकार के परिवहन पाए जाते हैं। एक तो सक्रिय परिवहन होता है और एक निष्क्रिय परिवहन होता है। इन दोनों परिवहन के बारे में आपको ध्यान में है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए कि यहाँ जो हम सक्रिय और निष्क्रिय की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपसे ये बता देती हूँ कि हम लोग जो डेली फिल्ट्रेट हो रहा है, जो हम लोगों ने कल देखा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन में 180 लीटर यूरिन है वो क्या हो रहा था, फिल्ट्रेट हो रहा था। अब उसके फिल्ट्रेट होने के साथ में मतलब जो बॉमन संपुट है वहां से कहाँ आ गया, पीसीटी तक ये आ गया, 180 लीटर है। लेकिन 180 लीटर जो पर डे यहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहा है, इस फिल्ट्रेट का सिर्फ 1.5 लीटर है वो मूत्र के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, यूरिन के फॉर्म में सिक्रेट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1.5 पर लीटर यूरिन है वो पर डे यूरिन है वो सिक्रेट किया जाता है। तो 99% मतलब 100% का 99% है वो वापस क्या कर लिया जाता है, रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी और जो भी यूजफुल मटेरियल रहेगा उसको वापस क्या कर लिया जाएगा, रीऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हुए चलिए कि मैंने एब्जॉर्प्शन 2 टाइप के लिखे हैं, एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक लिखा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव और पैसिव के बारे में मैं आपको बता रही थी कि एक्टिव और जो पैसिव है, एक्टिव में आप लोगों ने देखा हुआ है कि इसको क्या करना पड़ता है कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत, ठीक है, हम बोलते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आयंस है वो इजीली क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये कंडीशन कहाँ रहती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में, जहाँ निष्क्रिय बोला जाता है जिसको। लेकिन सक्रिय में क्या होता है, कंसंट्रेशन जस्ट उल्टी, लो से हाई। अब लो से हाई में घुसने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिएगी। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेंगे वो रहेंगे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, Na+ और ये सब चीजें हैं, ये कहाँ जाएगी, एक्टिव में। और यहाँ पे पैसिव में बात करें तो यहाँ पे Cl- H2 और यूरिया। अब H2 में भी ये ध्यान रखना है कि H2 यदि प्रारंभिक स्टेज में, यहाँ देखिए H2 जब प्रारंभिक स्टेज में हो रहा है तो निष्क्रिय है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो ये प्रारंभिक में कैसा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। तो ये चीजें छोटी छोटी ही लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा, नीट में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा जाता है। अब मेरी इस बात से यूं कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो या आरबीएससी पढ़ा रहे हो। आरबीएससी पढ़ा रही हूँ मैं, एनसीईआरटी की बात इसलिए कर रही हूँ कि ये चैप्टर है वो 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, तो आपको नीट के लेवल से भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। आपको जो यहाँ पे जितने भी रीऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे आप मटेरियल के, उस मटेरियल का आपको थ्रेशोल्ड ध्यान होना चाहिए। थ्रेशोल्ड सब्सटेंस मींस उसका दहली मान, दहली मान हिंदी में कहा जाता है, थ्रेशोल्ड वो इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसके मान है वो 4 प्रकार के होते हैं सारे मटेरियल्स के, सारे पदार्थों के। तो यहाँ पे एक तो होता है हायर, हायर का मतलब आपको ध्यान में उच्च, तो हायर
सब्सटेंस, ठीक है। फिर लोअर थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, फिर नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस और फिर वेरिएबल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। तो इनको ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हायर मतलब दहली मान उसका बहुत ज्यादा होता है, उसका रीऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा होगा। तो रीऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? ग्लूकोज का होगा, वाटर का होगा, विटामिन, अमीनो एसिड, Na+ और K+, इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो क्या रहती है? हायर रहती है। रीऑब्जर्वेशन है वो हायर रहता है। उसके बाद हम लोअर की बात करें तो लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू में ध्यान में रखना है यूरिया हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि थोड़ा सा है, रिक्वायर होने से क्या हो जाएगा? वो रीऑब्जर्व हो जाएगा। फिर नॉन थ्रेशोल्ड किसी भी कंडीशन में यह रीऑब्जर्व नहीं होगा, तो उसमें हम क्रिएटिनिन और या हिप्यूरिक एसिड और यूरिक एसिड इनको हम ध्यान में रखेंगे। फिर वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ हम लोग वाटर और मिनरल्स का देख रहे हैं, तो वाटर और मिनरल्स में यहाँ जो रीऑब्जर्वेशन हो रहा है और यहाँ जो रीऑब्जर्वेशन हो रहा है उन दोनों में रात दिन का अंतर देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल होंगे। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में होने के बाद में आपको ये देखना है कि जो सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन है, चयनात्मक पुनरावशोषण है, वो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो कहाँ कहाँ हो रहा है? तो पीसीटी में हो रहा है, हेनले लूप में हो रहा है, डीसीटी में हो रहा है और कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है। ये डायग्राम आप लोगों ने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस डायग्राम में मैंने बताया था कि पीसीटी में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पीसीटी में क्या पाए जाते हैं? ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर क्या था? जो माइक्रोवेलाई ब्रश लाइक बॉर्डर बना रही थी, तो वो ब्रश बॉर्डर है। हेनलेज लूप में हम लोगों ने लिखा था 5% जस्ट ए फॉर्मेलिटी, और यहाँ पे ये क्या हो गया? 18 to 19। और मैंने आपसे और बातें भी डिस्कस की थी कि कौन से कंडीशनल रहते हैं, कौन से अनकंडीशनल। तो मतलब आपको ये टॉपिक है वो याद तो सारा है, लेकिन इसको थ्योरी थोड़ी सी चेंज करके लिखना है। तो स्टार्टिंग में थ्योरी में ये चीजें ऐड करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले पीसीटी में। तो पीसीटी है उसमें 70 to 80% मतलब मैक्सिमम जो रीऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पाया जाएगा? पीसीटी के अंदर पाया जाएगा, जिसमें हम बात करते हैं 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ पे रीऑब्जर्व हो जाएंगे, 90% SCO3। उसके बाद विटामिन भी यहाँ हो जाएंगे। H2 है, H2 में मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्लिगेटरी रीऑब्जर्वेशन, मतलब अविकल्पी पुनरावशोषण। यहाँ पे इनके पास में क्या है? कोई भी कंडीशन नहीं है, इसको रीऑब्जर्व है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हेनलेज लूप की। हेनलेज लूप पे मिनिमम हम लोगों ने 5% देखा था, तो सबसे मिनिमम पाया जाता है, जिसमें हम डिसेंडिंग और असेंडिंग, डिसेंडिंग कौन सी थी? ये। असेंडिंग कौन सी थी? ये। डिसेंडिंग में H2 और असेंडिंग में NaCl। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो असेंडिंग में पाए जाते हैं और H2 है वो डिसेंडिंग में, ठीक है। अवरोही आरोही आपको ध्यान में है ही, तो आप लोग को ध्यान में रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डीसीटी की, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसमें क्या पाया जाता है? यहाँ विकल्पी पुनरावशोषण, फैकल्टेटिव रीऑब्जर्वेशन, मतलब कंडीशनल। उसके पास में ऑप्शन है, ऑप्शनल पाया जा रहा है। तो ऑप्शनल में ये 10%, यहाँ पे 90% था SCO3, यहाँ पे कितना होगा? 10%। Na+ और जो H2 है वो कंडीशनल इसमें रीऑब्जर्व होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट H2 की सबसे ज्यादा मात्रा को और यूरिया की मात्रा को क्या करेगा? वो वापस रीऑब्जर्व करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ भी हम लोगों ने देखी, यहाँ भी देखी। तो इस टाइप से ये इतना सारा टॉपिक है वो आपका सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन का है, ठीक है। सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन में आपको ये चीजें लिखनी है कि सबसे पहले हम लोगों ने बोल दिया कि रीऑब्जर्व कितना होगा? 100% कोई भी चीज बनी है उसका 99% है वो वापस रीऑब्जर्व हो रहा है, सिर्फ 1% है वो एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। पहले ये लिख दिया, फिर हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव को बता दिया, फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू बता दी, फिर ये बता दिया कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है? रीऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो रहता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो भी एक ये यूरिन फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसमें हम बात करते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रेशन है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में मैंने आपको जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई थी उस टाइम में मैंने बताया था, आप लोग इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो एरो बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है मतलब फिल्ट्रेट से बाहर जा रहे हैं, फिल्ट्रेट से बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये जो एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो अंदर की तरफ क्या हो रहा है कि ये जो रेनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? रेनल ट्यूब्यूल। अब ये रेनल ट्यूब्यूल्स क्या करेगी? ब्लड से। आप लोग यहाँ पे याद कीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाई थी। उन पेरीट्यूबुलर जो
कैपिलरीज थी उनमें ब्लड फ्लो हो रहा था। अब ये क्या करेंगे, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो उस ट्यूब्यूल से, पेरिट्यूब्यूल से क्या करेंगे, वहां से ब्लड से सिक्रेशन लेंगे। किस किस का, H+ का लेंगे, K+ का लेंगे, NH3 का, अमोनिया का लेंगे। तो किस टाइप से आप लोग देखिएगा यहाँ पे नली के स्रावन में ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन होते टाइम एपिथेलियल सेल ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स, इन रेनल ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, ठीक है, सिक्रेट किया जाता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ठीक है, लिया कहां से जाता है, फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू फिल्ट्रेट। तो यहाँ फिल्ट्रेट से नहीं लिया जा रहा, यहाँ क्या किया जा रहा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से उसके अंदर सिक्रेट किया जा रहा है, इसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रीऑब्जर्वेशन होता है। हेले रूट में तो जो रीऑब्जर्वेशन है वही कम पाया जा रहा है। तो पीसीटी में पीएच और आयन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H+, NH3+ और K+ पाया जा रहा है। उसके अलावा हम बात करें डीसीटी में, तो सोडियम पोटेशियम के बैलेंस के लिए, ब्लड में उपस्थित जो सोडियम पोटेशियम है उसका बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे इनको K+ और H+ को सिक्रेट किया जाएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट में बात करें तो पीएच और आयनिक बैलेंस के लिए यहाँ पे ये सिक्रेशन पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है। थ्योरी है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आप लोग इसके नोट्स है वो अच्छे से बना सके। बोर्ड पिक्चर्स भी है वो मैं अवेलेबल करवा रही हूँ कंटिन्यू, कभी कभार भूल जाती हूँ तो आप लोग मेरे को याद दिला देते हो क्योंकि मैं भी छुट्टियों वाले मूड में हूँ। अब जल्दी ही छुट्टियां बंद खत्म होने वाली है, शायद कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद में स्कूल से वो रीओपन हो जाएंगे, काश हो जाए ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे, और हाँ जो लोग इस टेंशन में है कि हाँ शायद स्कूल रीओपन हो गए तो मेरा आपसे मिलना नहीं हो पाएगा या आप मेरे से नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे पूरे साल इसी टाइप से मिलूंगी, आपका सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी कि जो बच्चे मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए मैं चाहे स्कूल के बाद में आके लेसन रिकॉर्ड करूँ, पर मैं आपके लिए लेसन है वो इसी टाइप से कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है। एंड देन एक बात बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक ग्लोमेरुलर किडनी दे रखी है। एक ग्लोमेरुलर किडनी का मतलब, अब हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग में क्या है कि ग्लोमेरुलर किडनी है, ठीक है। ग्लोमेरुलर किडनी होने के कारण जो बड़ा मेजोरिटी में जो इसका फिल्ट्रेट है वो कहाँ हो जाता है, ग्लोमेरुलर हिस्से में। उसके बाद में ये सारे के सारे हिस्से हैं वो काम आते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें जो यहाँ एक ग्लोमेरुलर किडनी है, तो एक ग्लोमेरुलर किडनी किसमें पाई जा रही है, मैराइन टिलोइड फिशेस में और डेजर्ट एम्फीबिया में। अब इन दोनों में क्या है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर सी प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये छानित कैसे करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ये जो टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पूरा का पूरा थ्योरी पूछ के, मतलब कल वाला वीडियो इंक्लूड आज वाला वीडियो। तो इस टाइप से आप लोग पढ़ते रहिए, अपने नोट्स है वो प्रिपेयर करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।